हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस डी सर। बच्चों, आज का लेक्चर नीट, जेई, आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, जिसमें अपन आज इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कंपटीशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल है। तो आज के लेक्चर को आप ढंग से देखें, उसको क्लियरली समझें। कोई दिक्कत आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप शेयर कर सकते हो। तो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, वो ये है कि टू चार्ज 9e and 4e आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r अपार्ट। अपने पास दो चार्ज हैं, एक 9e है और एक 4e है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं। वेयर शुड बी प्लेस्ड अ थर्ड चार्ज q। हम एक तीसरे चार्ज लिया है अपने q, उसको अपन कहाँ प्लेस करें? जो उन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पर किस जगह अपन उस थर्ड चार्ज को अपन प्लेस करें, जिससे कि सो दैट इट मे रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि वो चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पर नेट फोर्स, उस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो होना चाहिए। तो दोबारा से क्वेश्चन को समझें। अपने पास दो चार्ज है, एक 9e का है और एक 4e का है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। हमने इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस पर हमें किसी तीसरे चार्ज q को रखना है, और इस तरीके से रखना है कि वो जो थर्ड चार्ज q है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए आपका। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डायग्राम से समझें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास दो चार्ज हैं, इस चार्ज का अमाउंट है 9e और इस चार्ज का अमाउंट है 4e, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है r। अब हमसे पूछ रहा है कि जो थर्ड चार्ज q है उसको अपन कहां प्लेस करें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। मैं सपोज किया मैंने इस पॉइंट पर इसको प्लेस किया, इस पॉइंट को मैंने a ले लिया, इसको b ले लिया और इसको ले लिया मैंने c। मैंने थर्ड चार्ज q को c पॉइंट पर प्लेस किया, और इस पॉइंट c की जो डिस्टेंस ली है a से, वो मैंने कंसीडर कर ली x। तो जब a से c तक की डिस्टेंस x है, तो c से b तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? r माइनस x। अब देखिए बच्चों, ये 9e जो चार्ज है वो q पे फोर्स लगाएगा और 4e चार्ज भी q पे फोर्स लगाएगा। तो 9e चार्ज का नेचर पॉजिटिव, q का नेचर भी पॉजिटिव और 4e का नेचर भी पॉजिटिव। तो 9e चार्ज पर 9e चार्ज के थ्रू q पर जो फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव को रिपल्सन लगेगा। तो 9e के थ्रू q पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस फोर्स को मैंने मान लिया F1 वेक्टर। इसी तरीके से सिमिलरली 4e चार्ज जो है वो q पे फोर्स लगाएगा, वो इधर लगा देगा। इस फोर्स को मैंने ले लिया F2 वेक्टर। अब एक चीज बताइए, q कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब नेट फोर्स जो होगा q पे वो जीरो होगा। तो देखिए q शुड बी इन इक्विलिब्रियम या q विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ F नेट जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। अब मुझे बताइए q पे q पर जो फोर्स लग रहा है वो टोटल दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का जो सम होगा, वेक्टर सम, वो इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, F1 वेक्टर 9e चार्ज के थ्रू q चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो F1 वेक्टर को अपन कूलॉम फोर्स के अकॉर्डिंग निकाले, तो F का जो फार्मूला होता है वो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, k q1 पहला चार्ज कौन सा है? 9e। दूसरा चार्ज कौन सा है? q। और बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो अपन ने लिया है x का स्क्वायर। अब देखिए जब F1 फोर्स इधर लग रहा है, मतलब F1 फोर्स की डायरेक्शन इधर है और F2 फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो F2 फोर्स की डायरेक्शन F1 फोर्स के अपोजिट है, तो इस फोर्स को अपन नेगेटिव लेंगे, तो बीच में आ जाएगा प्लस की जगह क्या? माइनस। तो F2 वेक्टर जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? 4e लगा रहा है। किस पर? q पर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स अगर निकालें तो वो क्या होगा? k 4e
मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो देखिए k इंटू 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को इधर, इस टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, k इंटू 4e मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल आउट हो गया, e से e कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया। यहाँ अब रिमेनिंग रहा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 4 का स्क्वायर रूट 2 और r माइनस एक्स के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा r माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। 2x और माइनस 3x को ऐड कर देंगे इधर ट्रांसफर करके, 5x इज इक्वल टू 3r, देन x इज इक्वल टू आएगा 3r अपॉन 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 r आ जाएगा। तो हमने जो थर्ड चार्ज q था उसे 9e चार्ज से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, x की वैल्यू क्या है 0.6 r। तो हम q चार्ज को 9e चार्ज से 0.6 r डिस्टेंस अवे रखें तो आपका जो ये q चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब बच्चों मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इक्विलिब्रियम भी अपने दो तरीके के होते हैं। पहला इक्विलिब्रियम होता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और सेकंड होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपके जो इक्विलिब्रियम होते हैं, कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पे नेट फोर्स 0 होता है, उस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम भी टू टाइप्स के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर मैं किसी पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं और मीन पोजीशन से शिफ्ट करने पर अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न बैक होके आ जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा लौट के आ जाए, तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर किसी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न होके आ जाए तो वो कहलाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सीधा सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी पार्टिकल को उसे मीन पोजीशन से अगर हमने डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस करने के बाद वो दोबारा से अपने इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न होकर नहीं आ रहा है, वो परमानेंटली क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, तो वो कहलाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा और क्लियर करके समझते हैं। तो देखिए, तो बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अ स्टेट इन विच बॉडी टेंड्स टू रिटर्न back to its initial position after being disturbed। A state in which body tends to return back to its initial position after being disturbed। अगर किसी बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया जाए और बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौटने का ट्राई करे, प्रयास कर रही है, तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और दूसरा होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी? अ स्टेट इन विच body does not tends to return back to its
इनिशियल पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। अगर बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौटकर नहीं आ रही है, ट्राई नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। इसको मैं इस तरीके से समझाऊं आपको कि सपोज कीजिए ये एक हिल है, ठीक है, इस हिल के यहां पर एक बॉल रखी हुई है और एक बॉल यहां रखी हुई है, ये 1 और ये 2। आप समझो बच्चों, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, मैंने यहां पहुंचा दिया इसको, और यहां पे ले जाने के बाद मैं इसे छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो ये वापस रिटर्न बैक होके आएगी या नहीं आएगी, मुझे बताइए। तो उसने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन किया, अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर रहा है। इसी तरीके से अगर इस बॉल को यहां से इसकी बजाय यहां शिफ्ट कर दें तो तब भी ये इधर इसी पोजीशन पे लौट के आएगी। तो कहने का मतलब ये जो बॉल है आपकी वो किस में कहलाएगी, आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि ये बॉडी यहां किस में है, रेस्ट में है, दोनों बॉडी। तो दोनों बॉडी रेस्ट में है, तो दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये बॉडी किस में है, आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, बिकॉज़ जब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं अपन तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट के आ रही है। जबकि इस वाली कंडीशन में आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, यहां पहुंचा दूं मान के चलो, तो ये बॉडी नीचे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, मुझे बताइए। परमानेंटली अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देगी या नहीं कर देगी, कर देगी। तो कहने का मतलब ये अपनी इनिशियल स्टेट पर लौटकर नहीं आएगी। अगर इसको थोड़ा सा भी मैंने डिस्टर्ब किया तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों समझ में आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जिसकी वजह से वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और यहां जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ये अपने जगह से थोड़ा सा भी अगर हम इसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपने पोजीशन को परमानेंटली क्या कर देगा, छोड़ देगा, लीव कर देगा। अब एक चीज सुनिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स होगा, उस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट अगर लग रहा है तो वहां उस कंडीशन में बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। और दूसरा केस है कि अगर बॉडी पर, दूसरा केस ये कि अगर बॉडी को शिफ्ट करने पर उसका जो नेट फोर्स है, उस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वहां होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा सुनिए, अगर नेट फोर्स की किसी बॉडी को मैंने शिफ्ट किया किसी जगह पर स्टेबल, मैंने किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट किया कहीं पे बॉडी को, और उस बॉडी को शिफ्ट करने पर उस बॉडी पर नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है अगर वो अपोजिट है तो बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। अब इस स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अपन एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, वो आपको समझ में जल्दी आएगा। देखिए तो बच्चों देखो, सपोज अपन ने दो चार्ज लिए, स्मॉल q और ये भी स्मॉल q, दोनों पॉजिटिव नेचर के लिए, और इनके जो बीच का सेपरेशन है वो मैंने ले लिया r। अब मैंने एक थर्ड चार्ज लिया q, कैपिटल Q, ये मैंने इनके बिल्कुल बीच में मतलब मिड में प्लेस किया, मतलब r/2 डिस्टेंस, और ये भी कितनी डिस्टेंस है, r/2। अब बच्चों देखिए, ये भी पॉजिटिव नेचर का, सपोज Q चार्ज, इस Q चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगेगा इधर, ये F1 वेक्टर, स्मॉल q इस पे फिर फोर्स लगाएगा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा F2 वेक्टर। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड भी देखो, दोनों का प्रोडक्ट q, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो कहने का मतलब F1 = F2 है, तो F1 वेक्टर
प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, बिकॉज डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो इस Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है अभी चार्ज। अब हमें ये चेक करना है कि साहब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। उसको चेक करने के लिए मैं आपको ऐसे बताऊं, समझो इसे। मैंने इस Q चार्ज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मान चलो यहां शिफ्ट कर दिया मैंने एक नई पोजीशन पे। इस पोजीशन को A ले लिया था, इसको B और इसको C ले लिया, मैंने इस पॉइंट को ले लिया C डैश। जब मैं इस चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करूंगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे Q, तो मुझे बताइए A से, मतलब इस वाले Q चार्ज से इस Q चार्ज की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, R क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। और इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ R इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, ये वाला जो फोर्स है, ये Q चार्ज जो इस पे कैपिटल Q पे फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा था F1, ये F1 वेक्टर, और ये वाला लगा रहा था F2 वेक्टर। F1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और F2 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। और मैं बोल रहा हूं कि इस वाले चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गई तो ये वाला फोर्स डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब F1 फोर्स डिक्रीज हो गया, पहले इक्वल थे F1 और F2, अब F1 पहले के कंपैरिजन में कम हो गया और F2 पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है। तो F1 इज लेस देन F2, F1 लेस है किससे, F2 से, और F1 की डायरेक्शन इधर है और F2 की डायरेक्शन इधर है। मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा किस चार्ज पर, Q चार्ज पर, वो किधर लगेगा, मतलब C की तरफ लगेगा या C डैश की तरफ, C डैश से C की तरफ लगेगा। क्योंकि ये मानिए ये आपका Q चार्ज है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, ये F1 फोर्स है इधर, और इधर है F2 फोर्स। और F1 की डिस्टेंस मतलब F1 जो फोर्स है वो A पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से लग रहा है, और वो डिस्टेंस बढ़ गई है, तो ये F1 फोर्स डिक्रीज हो गया और F2 फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब नेट जो फोर्स आएगा वो F2 की डायरेक्शन में आएगा, और F2 की डायरेक्शन है इसके इनिशियल स्टेट की तरफ, क्योंकि मैंने पहले चार्ज को यहां रखा था मिड पे और मैंने शिफ्ट करके देखा तो जब नेट फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, मतलब इनिशियल स्टेट की तरफ लग रहा है। तो देखिए इस Q चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है F नेट, और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कहने का मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में आपका चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरीके से अपन पता लगा लेंगे कि भाई चार्ज कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरीके से हम माइनस माइनस के कॉम्बिनेशन के लिए भी देख सकते हैं। हम अभी ये हमने एक्सियल लाइन पे देखा, हम अगर इसको डिस्प्लेस करें इक्वेटोरियल लाइन पे उस कंडीशन पे भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये माइनस Q चार्ज है और ये भी माइनस Q चार्ज है, इनके मिड पॉइंट पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, तो ये डिस्टेंस R/2 और ये डिस्टेंस भी R/2, यहाँ प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, सपोज प्लस कैपिटल Q चार्ज। अब देखिए इस Q चार्ज को पहले अपन ये चेक करेंगे इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो देखिए माइनस Q चार्ज प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स ये F1 वेक्टर और ये F2 वेक्टर, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट इक्वल है दोनों में, KQ1 Q2 KQ1 Q2 इक्वल वैल्यू है, R की वैल्यू भी इक्वल है। तो जो फोर्स होगा F1 बराबर F2 होगा यहाँ पे, तो इनका F जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, मतलब किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब हमें चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब देखिए मैं इस Q चार्ज को इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर रहा हूं, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर। मैंने ये यहां शिफ्ट कर दिया, ये Q हो गया, और कितनी डिस्टेंस पर x। तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां हो गई, ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, माइनस Q भी लगाएगा और माइनस Q भी लगाएगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F, ये भी मैंने F ले लिया, ठीक है।
F1 और F2 ले लीजिए। अब देखिए ये एंगल थीटा और ये एंगल मैंने क्या मान लिया थीटा इक्वल होंगे। तो देखिए कंपोनेंट अगर रिजॉल्व करूं तो ये कंपोनेंट क्या आएगा इसका F का F1 का F1 cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या आएगा F1 sin थीटा। भाई जिसके साथ एंगल बनता है उस लाइन का कंपोनेंट cos नहीं होता। ऐसे F2 इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट क्या आएगा F2 cos थीटा और ये F2 sin थीटा। और हियर F1 F2 है क्योंकि देखिए ये r/2 डिस्टेंस ये x डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस होगी √r/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसे देखिए ये r/2 डिस्टेंस है ये भी x डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी √r/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये दोनों डिस्टेंस दोनों लेंथ इक्वल होंगी। जब ये दोनों लेंथ इक्वल है दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल है तो फोर्स भी क्या होंगे इक्वल। तो F1 बराबर F2 है तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब नेट फोर्स देखिए किधर लग रहा है ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी आपकी डाउनवर्ड्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और नेट फोर्स कहां है नीचे है अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये किस में होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अपन इस तरीके से पता लगा पाएंगे कि कब कौन सा पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। इसमें आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज each of magnitude capital Q are placed at a distance small r। अपने पास दो चार्ज हैं जिनके मैग्नीट्यूड कैपिटल Q हैं और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। And a third charge small q is placed at midpoint between the previous charges। मैंने एक तीसरा चार्ज लिया स्मॉल q और उस तीसरे चार्ज q को थर्ड चार्ज q को मैंने दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पे रख दिया। What would be its value and nature so that the system may remain in maximum equilibrium। उस थर्ड चार्ज का क्या नेचर है और क्या मैग्नीट्यूड है जिससे कि आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें आपका पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में था। पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम मतलब उस चार्ज पर नेट फोर्स 0 था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा जब उस सिस्टम के जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस पर नेट फोर्स 0 होगा। अगर किसी सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस पर इंडिविजुअल चार्जेस पर नेट फोर्स अगर 0 है तो वो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो अपन इस इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम जो सिस्टम इक्विलिब्रियम है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सबसे पहले डायग्राम से देखें। ये आपके दो चार्ज हो गए कैपिटल Q और ये कैपिटल Q। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। मैंने इनके मिड पॉइंट पर स्मॉल q चार्ज रख दिया ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है ये डिस्टेंस कितनी हो गई r/2 ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई r/2। पहले तो ये देखो ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है पहले बताइए। देखिए इस q चार्ज को कैपिटल Q चार्ज इस q चार्ज पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का इधर और ये वाला कैपिटल Q लगाएगा इस पे फोर्स इधर। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट पे जो हमने चार्ज रखा है ये इक्विलिब्रियम में है मतलब पहला चार्ज इक्विलिब्रियम में। अब इन दोनों चार्ज की बात है अगर मैं इन दोनों इस वाले चार्ज को देखूं कैपिटल Q चार्ज तो इस कैपिटल Q चार्ज पर स्मॉल q चार्ज भी फोर्स लगाएगा और कैपिटल Q भी फोर्स लगाएगा। स्मॉल q ने फोर्स लगाया ये मान लिया F1 वेक्टर और कैपिटल Q ने जो फोर्स लगाया वो ले लिया मैंने F2 वेक्टर। तो कैपिटल Q विल बी इन इक्विलिब्रियम कैपिटल Q will be in equilibrium if net force जो होगा इस पे वो कितने के इक्वल होगा 0। अभी यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं इस कैपिटल Q पर F1 और F2 तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में क्योंकि अभी हमें नहीं पता इसका नेचर क्या है तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो F1 की वैल्यू देखें। F1 फोर्स किसने लगाया था स्मॉल q ने लगाया था कैपिटल Q पर। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे k कैपिटल Q स्मॉल q कूलम लॉ यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस कितनी है दोनों की r/2 का होल स्क्वायर प्लस F2 कैपिटल Q के थ्रू कैपिटल Q पर। तो इसका सॉल्व करें कैपिटल Q इनटू कैपिटल Q और डिस्टेंस दोनों के बीच की r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए k q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 4 प्लस k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब इसको ट्रांसफर करें 4k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। k से k कैंसिल आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर, q से q, 4q इज इक्वल टू माइनस q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4। तो कहने का मतलब q का जो मैग्नीट्यूड होगा, q की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल Q चार्ज की 1/4 होगी और नेचर अपोजिट होगा क्योंकि माइनस आ रहा है। अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो स्मॉल q कैसा होगा, नेगेटिव, और कैपिटल Q अगर नेगेटिव है तो स्मॉल q कैसा होगा, पॉजिटिव। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मान के चलो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं रहेगा, मुझे बताइए। अब देखिए इस वाले चार्ज पर ये वाला जो माइनस q चार्ज है ये तो फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का इधर, और प्लस वाला लगाएगा इधर, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हुए तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इन दोनों का अगर पॉजिटिव नेचर है तो थर्ड चार्ज का नेगेटिव नेचर होगा, और इनका नेगेटिव नेचर है तो इसका कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव। अमाउंट कितना होगा, अगर q दोनों चार्जेस की वैल्यू अगर 40 कूलम है, 40 कूलम है, तो आपकी स्मॉल q की वैल्यू होगी 40 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे -10 कूलम। अगर दोनों 40 कूलम के हैं तो स्मॉल q कितने का होगा, -10 कूलम का। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स या जितने भी चार्जेस हैं उन पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टू पार्टिकल ईच ऑफ मास 10 ग्राम एंड चार्ज 10 की पावर -7 कूलम placed on a horizontal rough surface at a separation of 10 cm। अपने पास दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल के मास 10 ग्राम है, दोनों के चार्ज 10 की पावर -7 कूलम है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, और ये दोनों चार्ज एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन पार्टिकल एंड द सरफेस, पार्टिकल और सरफेस के बीच में, सो दैट दिस पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट, जिससे कि दोनों पार्टिकल किस में रहेंगे, रेस्ट में। तो मतलब दो चार्ज, दोनों के मास गिवन है, दोनों के चार्ज गिवन है, दोनों के बीच में सेपरेशन गिवन है आपको, और रफ सरफेस पे रखे हुए हैं, और कंडीशन ये हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जिससे कि वो दोनों पार्टिकल आपके रेस्ट में रहें। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा फोकस एफबीडी देखते हैं अपन इसका एफबीडी डायग्राम। तो देखिए मान के चलो ये रफ सरफेस है, एक चार्ज ये है आपका और दूसरा चार्ज ये है। पहली बात, इसका जो मास है वो m कंसीडर कर लो, मास दे रखा है 10 ग्राम, इसका भी मास m 10 ग्राम, चार्ज दोनों का सेम है q और q, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने सपोज कर ली कितनी है, r दे रखी है 10 सेंटीमीटर। डाटा में यहाँ लिख देता हूँ, मास दे रखा है दोनों का 10 ग्राम, चार्ज दे रखा है 10 की पावर -7 कूलम, सेपरेशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना है अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एक चीज देखिए, दोनों का नेचर सेम है, दोनों सेम नेचर के चार्ज है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर F, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ऐसे इस पे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स F इधर। अब देखिए ये चार्ज मूव करेगा इधर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, रफ सरफेस और फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे इस पे लगेगा इधर FL, क्योंकि रेस्ट में है तो लिमिटिंग, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लगेगा वो FL के इक्वल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बताइए इसका वेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। इसको N1 ले लेते हैं, इसका mg नीचे लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन N2, N1 और N2 इक्वल आएंगे क्योंकि N1 बराबर भी mg होगा और N2 बराबर भी mg। अब पार्टिकल कब रेस्ट में रहेगा, पार्टिकल विल बी इन रेस्ट कब, इफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किससे, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, या Fl, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, या Fl ज्यादा होगा किससे, Fe से, तभी आके रेस्ट में रह सकता है। अगर Fe ज्यादा होगा किससे, Fl से, तो मोशन कर जाएगा। तो Fl लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फोर्स, तो FL शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FE। तो FL जो होता है, आपने 11th क्लास में फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा कि FL इज इक्वल टू म्यू इनटू n, म्यू s कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए FL की जगह आ जाएगा म्यू s, और इसके लिए बात कर रहा हूं तो n1 इक्वल टू FE का फार्मूला होगा k, इसका चार्ज q और इसका चार्ज भी q, k q इनटू q, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, r स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए म्यू s हमें निकालना म्यू s, तो म्यू s इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन n1 इनटू r स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो म्यू s, k की वैल्यू 9 इनटू 10 की पावर 9, q का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर, और n1 का वैल्यू, n1 किसके इक्वल होगा, mg, m का वैल्यू कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में किलोग्राम में 10 की पावर -3, g की वैल्यू 10, r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 इनटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, म्यू s की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड की जो लेंथ है वो a है, की साइड लेंथ a, इसके 4 वर्टेक्स हैं, इस पे q चार्ज कैप्ट है, इस पे 2q है, 3q और 4q, और इसके सेंटर पर, इस सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज है, हमें नेट फोर्स निकालना है Q चार्ज पर। तो बच्चों देखो, इस Q चार्ज पर ये चारों पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, Q वाला चार्ज जो है वो फोर्स, ये पॉजिटिव तो रिपल्सन लगाएगा, इस फोर्स को मैंने F वेक्टर ले लिया। अब एक चीज देखिए, ये चारों जो लेंथ होंगी, मान के चलो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये O है मिड पॉइंट। तो जो AO लेंथ है, BO लेंथ, CO और DO, ये चारों लेंथ इक्वल होंगी, ये चारों इक्वल है आपकी, बराबर। तो AO कैसे निकालेंगे, पहले चीज बताइए मुझे, इस AC लेंथ को निकालना है, AC, तो AC किसकी इक्वल होगी, पहले एक चीज फोकस करो आप, ये जो AC लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, उसको अपन फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर A है और बेस भी A है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आएगा √2a। तो AC की जो वैल्यू है वो √2a, और AC को, ये AC लेंथ को मिड पॉइंट O दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू AC अपॉन 2 आएगा, तो √2a डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन √2। तो हमें AO, BO और CO और DO की वैल्यू मिल गई a अपॉन √2। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इस फोर्स F को निकालूं, F इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली BO आएगी, BO की वैल्यू कितनी है, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये F आ गया। अब देखिए कैपिटल Q ने, वो स्मॉल q ने कैपिटल Q पर जो फोर्स लगाया वो F लगाया, वो ये आ गया निकल के। अब देखिए ये 2q वाला इस q पर फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सन का लगाएगा, तो इस फोर्स को मैंने ले लिया F2 वेक्टर। अब F2 वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो थोड़ा फोकस करने वाली बात है। देखिए यहाँ q चार्ज था, यहाँ 2q चार्ज है, डिस्टेंस इक्वल है दोनों, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन चार्ज डबल हो गया है। तो जब चार्ज डबल हो गया और ये वाला चार्ज दोनों में कॉमन था, ये वाला, तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो जो फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में ट्वाइस हो जाएगा। देखो मैं निकाल के देता हूं, F2 अगर फोर्स निकालूं मैं, तो F2 फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए K 2q इनटू कैपिटल Q और डिस्टेंस वही a बाय √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 2kq अपॉन 2kq अपॉन a स्क्वायर, और ये 2 ऊपर चले जाएगा 2। तो देखिए ये जो पूरी टर्म्स है ये F के इक्वल है या नहीं है, तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2F के इक्वल हो जाएगा।
तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू 2F। अब इन दोनों चार्जेस के थ्रू इस पे लगने वाला फोर्स निकाल दिया। अब देखिए 3Q के थ्रू इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। इस फोर्स को मैंने F3 लिया, F3 किसके इक्वल हो गया, ये F1 इज इक्वल टू F ले लिया, F3 किसके इक्वल हो गया, 3 टाइम्स हो गया चार्ज इसका, तो ये 3F हो जाएगा। और 4Q के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ये F4 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4F हो जाएगा। तो आपके चारों फोर्स निकल के आ गए किस पॉइंट पर, इस कौन से चार्ज पर, Q चार्ज पर। तो अपन डायग्राम अगर आप देखें तो देखिए ये Q चार्ज हो गया, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है ये वाला 4F, इधर कितना लग रहा है 3F, इधर कितना लग रहा है इसके जस्ट अपोजिट F, और इसके जस्ट अपोजिट कौन सा लग रहा है 2F। अब ये फोकस करो बच्चों, ये बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला, ये 90 का होगा, क्यों होगा भाई दिमाग लगाओ, ये पूरा एंगल 90 का है पूरा, तो ये कितने का हो गया 45 का। ऐसे ये पूरा 90 का, तो ये कितने का हो गया 45 का। जब ये 45 का, ये 45 का, तो ये 90 का, ये 90 का, तो ये भी 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी कितने का हो गया 90 का। तो ये चारों एंगल कितने कितने के हो गए 90 90 90। तो मुझे बताइए F4 मतलब 4F और 3F के बीच में एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल भी कितना हो गया 90, ये एंगल भी कितना हो गया 90, और ये एंगल भी कितना हो गया 90। अब एक चीज फोकस करिए, 4F और 2F दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 4F इधर लग रहा है और 2F इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 4F और 2F जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा, 4F में से 2F को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2F बचेगा, तो 2F फोर्स इधर आ गया, और 3F और F भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो 3F में से F सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा F बचेगा। तो अब फोर्स रहेगा आपके पास 2F और F इस चार्ज पर Q पर, और उनके बीच में एंगल कितना रहेगा 90। अब इनका अगर रिलेटिव फोर्स निकाले तो F नेट फोर्स कितना आएगा Q पर। इन दोनों का वेक्टर पैरेललोग्राम थ्योरम वेक्टर एडिशन से वेक्टर फार्मूले से सॉल्व करें, एडिशन करें, तो एक वेक्टर तो 2F हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया F, तो 2F का होल स्क्वायर F का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2F into F और cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो F नेट किसके इक्वल आएगा 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। इनको सॉल्व करें तो F नेट की वैल्यू कितनी आएगी 5F स्क्वायर रूट 5F, और रूट 5 की वैल्यू कितनी रूट 5F आ गया, तो रूट 5 एज इट इज, और रूट 5 एज इट इज मल्टीप्लाई F की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, F की वैल्यू ये 2 into KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोबारा देखें, Q चार्ज के थ्रू कैपिटल Q चार्ज पर जो फोर्स लगा वो F था, 2Q के थ्रू Q पे जो फोर्स लगा था वो 2F था, 3Q के थ्रू F पे Q पे जो फोर्स लगा था वो 3F था, और 4Q के थ्रू Q पे जो फोर्स लगा था वो 4F था। इन सभी फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल है। तो देखो इधर 4F, इसके अपोजिट में 2F, इधर 3F और इसके अपोजिट में F। तो देखिए 4F और 2F अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 4F माइनस 2F फोर्स रह जाएगा, और 3F में से F सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कितना रहेगा 2F रहेगा, कितना रहेगा 2F। अब 2F और 2F के बीच में एंगल 90 है, तो ये 2F का होल स्क्वायर आएगा, ये भी ये 4F स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 और 4 का 8F स्क्वायर, तो ये आएगा 8F स्क्वायर से 2√2F, और 2√2F को सॉल्व करेंगे तो 2√2 into 2 सॉल्व करेंगे तो F नेट Q कितना निकल के आएगा 4√2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को घर पे आप ट्राई कीजिएगा और उसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायर है ए साइड पर, इसके कॉर्नर्स पर Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q चार्ज रखे हुए हैं। तो इसके सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज है, इस कैपिटल Q चार्ज पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये स्क्वायर ए साइड का, यहाँ 2q चार्ज है, यहाँ q चार्ज है, यहाँ 3q चार्ज है और यहाँ 5q चार्ज है, यहाँ 4q चार्ज है। 2q 4q 3q और 5q। हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इसके मिड पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज पर। तो F नेट फोर्स निकालना है कैपिटल Q चार्ज पर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक हेक्सागोनल है, रेगुलर हेक्सागोनल, इसके 6 वर्टेक्स हैं, इस पे Q चार्ज है, इस पे Q चार्ज है, इस पे 2Q है, इस पे 2Q है, इस पे 3Q है और इस पे 3Q चार्ज है। हमें इसके मिड पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज है, उस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है और इसकी इस साइड की लेंथ a है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में मैंने दिए हैं, इनको आप घर पे ट्राई कीजिएगा और इसके सॉल्यूशन का जो आंसर आता है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। जिन बच्चों के आंसर सही होंगे मैं उनके आंसर अगली वीडियो में, उनका जो नाम है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आज के न्यूमेरिकल अच्छे लगे हों और आपको कुछ बेहतर मिल रहा हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे इसको चैनल को प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।